हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइट का दूसरा फिनोमेना, जो कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कवर किया है। उसमें हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझा है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ रखे हैं कि क्या होता है मिरर का यूज़, क्या होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्या समझते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? मान लेते हैं कि कोई लाइट रे, मान लेते हैं कोई एक लाइट रे है जो कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो जो उसके पाथ में जो डेविएशन आता है, जो उसके पाथ में डेविएशन आता है, इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और समझते हैं इस बात को। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये दो रास्ते हैं। क्या है? ये दो रास्ते हैं, रास्ता ए, रास्ता बी। ये दो रास्ते हैं। अब इस रास्ते को हमें पार करना है, इस रास्ते को हमें पार करना है, ए और बी दोनों ही रास्ते को। ठीक है, मान लेते हैं ए वाला जो रास्ता है वो क्या है? ब्लैंक है, मतलब खाली है। ठीक है, ये ब्लैंक है, खाली है, इसमें कोई भी गाड़ी अभी नहीं आ रही है। ठीक है, ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। और ये जो बी वाला रास्ता है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक भरा हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक है। अब ये देखिए कि अगर कोई भी आदमी इस रास्ते को क्रॉस करना चाहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, कि अगर उसके पास अगर ऐसा हो कि उसे सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में ही चलना है, एकदम स्ट्रेट चलना हो, ठीक है, समझ में आ रही बात? एकदम स्ट्रेट चलना हो तो वो इस रास्ते को एकदम स्ट्रेट तो पार कर सकता है, क्योंकि ये खाली है, चाहे जैसे वो चले। समझ में आ रही बात? खाली जगह पे तो हम चाहे सीधे चले, चाहे लेट के चले, चाहे टेढ़े होके उल्टा सर के तरफ से चले, चाहे जैसे चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ये ट्रैफिक वाले रास्ते पे आएगा, जब ये इंसान, जब वो ये रास्ता क्रॉस कर लेगा, जब बी वाले रास्ते को उसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो गाड़ियों से बच के चले। समझ में आ रही बात? पॉइंट को नोट करिए कि जब वो बी वाले रास्ते को क्रॉस करना चाहेगा तो वो चाहेगा कि हमें बच के, यानी जिंदा पहुंचना है ना, ये तो नहीं है कि मुर्दा होके पहुंचना है, मर जाए रास्ते में। समझ में आ रही बात ना? तो वो क्या कहेगा कि गाड़ियां आ रही हैं यहां से, ठीक है, तो कभी गाड़ी आगे होगी, कभी पीछे, तो जो इसके पाथ में डेविएशन आएगा, क्योंकि इसके पाथ में डेविएशन आएगा नहीं, अगर वो चाहे कि मैं सीधा चलूं तो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियां रुक जाएंगी। ठीक है, तो जो इसके मतलब डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हमें अभी इससे वेरी करवाना है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें धीरे चलना पड़ेगा, वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी हमारी। ठीक है, और दूसरा हमारे पाथ में डेविएशन आएगा, और इसी डेविएशन को ऑप्टिकल डेंसिटी की चेंज की वजह से जो हमारे पाथ में, जो लाइट के पाथ में डेविएशन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अब हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from, when it passes from one medium to another medium with different optical density। समझ में आ रही बात?
बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये वर्ड जरूर लिखिएगा, विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। तो जिस मीडियम को हम लोग लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो एक ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स का मतलब है क्या, स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके कई मीडियम हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होती है लाइट की। समझ में आ रही बात? लाइट की डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। अब जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मीडियम in which light travel faster, light travel faster is called क्या, ऑप्टिकली डेंस रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे। और मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल स्लोअर is called ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। समझ में आ रही बात? जिसमें लाइट ज्यादा तेज चलेगी उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। आखिर बात हम लोग समझ तो रहे हैं कि लाइट रे बेंड हो रही है, इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन हो क्यों रहा है इसको पहले समझते हैं। समझ में आई बात? कि लाइट रे जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर with different optical density, this phenomena is known as refraction of light। ये फेनोमेना तो है रिफ्रैक्शन, लेकिन क्या कॉज है इसके पीछे? इसके पीछे कॉज क्या है मैंने अभी इससे पहले समझाया। दो रास्ते हैं, एक में ट्रैफिक है, एक में ट्रैफिक नहीं है। अगर किसी आदमी को पार करना है उन दोनों रास्ते को, तो जिसमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है उस रास्ते में आदमी जितनी भी तेजी से चाहे उसको पार कर सकता है, लेकिन जिसमें ट्रैफिक है उसमें उसे आराम से ही चलना पड़ेगा, और आराम से चलेगा प्लस वो गाड़ियों से बच के चलेगा जिससे उसका एक्सीडेंट ना हो, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रही है ऑप्टिकल डेंसिटी की चेंज होने की वजह से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ फेनोमेना किस लिए हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, मतलब कि मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने लिखा, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है कि उस मीडियम में उसके मॉलिक्यूल्स कितने कितने दूर पे हैं या कितने पास में हैं, यही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। समझ में आ रही बात? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो जो होता है इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लें, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं।
to measure optical density, the common term is derived that is called refractive index. अब refractive index का नोटेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे करते हैं? म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. समझ में आ रही बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. कि उस मीडियम में जो ऑप्टिकली डेंसर या रेयर मीडियम जो हम लोग ले रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम जो ले रहे हैं, उसमें उस लाइट का क्या स्पीड है, उसकी लाइट का क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू सी होती है. सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी. ठीक है. तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. और म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि म्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के. ठीक है. अब एक बात समझिए, जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगी उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा. मतलब कि ये क्या है? एक कंपैरिजन रेशियो है. अगर यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो मैंने आपसे बताया था, तो जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसके पास कोई यूनिट नहीं होती. इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक रेशियो है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं होती. आई बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है? ये रेशियो है. देखिए ऊपर भी मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ, और ये नीचे भी मीटर पर सेकेंड है. दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी. ठीक है. आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें, हमें पता है कि लाइट की किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है? वैक्यूम में, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. समझ में आई बात? कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. तो मैंने क्या किया कि जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, हमें पता है जो भी अब मीडियम लेंगे हम, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो वैक्यूम से कम होगी. इसलिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि उस मीडियम में, जैसे मान लेते हैं C इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ V. आई बात समझ में? C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. और V है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम. मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को मीडियम के वेलोसिटी के बराबर करना है तो म्यू टाइम्स ऑफ V है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओवरऑल समझें कि जो वेलोसिटी इन मीडियम है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के म्यू टाइम्स कम है. आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है. ठीक है. म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है.
म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखा है। इसका मतलब अब हमसे पूछा बताइए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा। उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी, और यहां से v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। आई बात समझ में। c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1.5। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है वो c से 1.5 गुना कम है, c से 1.5 गुना कम है। इसलिए देखिए डेसिमल 30 ये हो गया 2, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम वो मीडियम से कितने गुना ज्यादा है 1.5 टाइम्स ज्यादा है। समझ रहे हैं आप। ये है कंपैरिजन, हमें रेशियो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। और अगर हम लोग मान लें कि दोनों ही जो जिसमें लाइट जा रही है और जहां से आ रही है, मतलब अगर ये हमारा एक सरफेस है और ये लाइट आई, ठीक है, और ये यहां से चली गई, ये दूसरा यानी मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अगर ये भी मीडियम 1 की डेंसिटी अगर मीडियम 2 की डेंसिटी के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों में ही वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है सेम है, क्योंकि यहां पे भी मीडियम वही है, यहां पे भी मीडियम वही है, तो इसके जो मीडियम में वेलोसिटी होगी वो दोनों में सेम होगी, जिसकी वजह से इस रे की जो ये रे जा रही है उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहते हैं कि जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में भी वेलोसिटी अगर c के बराबर हो जाए, इसका मतलब म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात। क्योंकि जो रेशियो होता है, मान लेते हैं c बाई वी का रेशियो जो होगा, अगर दोनों ही मीडियम में वेलोसिटी सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी मीडियम मीडियम में वेलोसिटी तो c से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरह से होती है। हमने अभी तक आपसे ये तो बता दिया कि रे ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर गई तो बेंड होगी, डेंसर से रेयरर गई तो भी बेंड होगी, लेकिन किस तरफ होगी, कैसे होगी, इस बात को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इतना अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है,
जो कि इन दो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, और ये है हमारे पास मीडियम 2, ठीक है। अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है। आई बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है वो रेयरर मीडियम है। समझ में आ रही बात? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। आई बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे देखिए μ2 क्या है, μ1 से ज्यादा है, इसलिए हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारे पास रेयरर मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा mm सरफेस है, mm डैश सरफेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कोई लाइट रे आके इस सरफेस से इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब इस सरफेस पे एक हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, आई बात समझ में? ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल रे, और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, आई। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब जब ऐसा एक्सपेरिमेंट से हमें मिला, ठीक है, कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल जाना तो इसको इधर था, ठीक है, जाना तो इसको इधर था, लेकिन डेविएट हो गई इधर, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई, ठीक है। तो जितना डेविएशन हुआ, डेविएशन कितना, जाना तो इसको इधर चाहिए था लेकिन गई कहाँ, इतना, यानी टोटल डेविएशन, यानी जाना तो इतना था इसको, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इसको मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इस रे को अगर अनडेविएटेड, अगर दोनों साइड मीडियम सेम होता तो ये रे जाती तो इधर। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, डेविएशन एंगल, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही होता है डेविएशन एंगल, ठीक है। अगर ये मान लें ये टोटल एंगल हमारा जो है ये ए है, ठीक है, ये अगर टोटल एंगल ए मान लें तो जो डेविएशन एंगल होगा वो डेविएशन कितना होना चाहिए, होना तो चाहिए था ए, लेकिन है क्या, माइनस एंगल आर, एंगल ए माइनस एंगल आर, ठीक है। तो डेल यानी डेविएशन एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंगल ए माइनस एंगल आर, यानी होना तो चाहिए था ये वाला पाथ, यानी टोटल इतना, ये जो रे आ रही है अगर इन मीडियम का डिफरेंस ना होता, इस मीडियम का डिफरेंस अगर ना होता तो इस रे को जो ये आ रही है वो सीधे पास कर जाती और ये एंगल ए बनाती, और लेकिन गई कैसे, ड्यू टू मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी की चेंज की वजह से ये क्या हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से, और किधर डेविएट हुई, टूवर्ड्स नॉर्मल। जब डेंसर से रेयरर नहीं, रेयरर से डेंसर जाएगी, जब रेयरर से डेंसर कोई रे जाएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी।
आई बात समझ में। मिनिमम डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे, टोटल जो होना चाहिए, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल आर माइनस टाइम्स ऑफ ये रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ में आई बात, ये टोटल एंगल इतना होना चाहिए, इतने में से इसको माइनस कर दे तो ये डेविएशन एंगल, इतना डेविएशन हुआ है इस रे में, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट हो गया ये, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 02, केस नंबर 02 क्या है, इस बार मैंने इस मीडियम को, ये जो मैंने रेयरर ऊपर ले रखा है, डेंसर को नीचे ले रखा है, जस्ट इसको उल्टा कर दिया, यानी डेंसर को ऊपर कर दिया। ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर ये हो गया रेयरर मीडियम, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं μ1 नाम दे देते हैं, और ये हो गया μ2, ठीक है। तो कोई इंसिडेंट रे आके इस सरफेस से टकराई, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब लाइट रे रेयरर में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इस मीडियम की ज्यादा है, इसलिए μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल होगा आई बात समझ में, अगर ये एंगल आई है, अब मैंने क्या बताया, जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी रे, यानी नॉर्मल से दूरी पे जाएगी। अब इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। और डेविएशन इसका भी निकाल सकते हैं, जाना तो इधर चाहिए था, ये डेविएशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल। अगर ये टोटल एंगल आर है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए एंगल है, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टाइम्स ऑफ ए हमारा हो जाएगा डेविएशन एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लें। नोट हो गया, इरेज कर दें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा केस तो मैंने एक आप लोगों को बता दिया, क्या कि जब रे किसी भी अगर दो मीडियम से पास कर रही है, वो तभी अनडेविएटेड पास होगी जब उस रे के दोनों ही साइड, यानी दोनों जो मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उन दोनों का अगर सेम होगा, तभी वो रे क्या होगी, अनडेविएटेड पास होगी। और दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं कि जब नॉर्मल इंसिडेंस का केस, मैंने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था नॉर्मल इंसिडेंस का केस, कि जब कोई भी लाइट रे इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगी, यानी आई एंगल 0 होगा, तो वो जो मीडियम में पास करेगी वो एंगल आर भी 0 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस का केस बोलते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है, किसी भी रे को क्या करने के लिए, किसी भी रे को अनडेविएटेड पास करवाने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट है कि दोनों की मीडियम की, जिस मीडियम से दोनों ही रे पास हो रही है, दोनों ही मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होनी चाहिए। और दूसरा केस ये है कि उस सरफेस पे अगर कोई भी रे परपेंडिकुलरली गिरे तो भी वो अनडेविएटेड पास होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। यानी किसी भी दो मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इस बात को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है
और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में क्या रिलेशन है, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही रखेंगे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो दोनों में ही कांस्टेंट होगी, तो c अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या है, v1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वेलोसिटी क्या है, v2। ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, वी गेट μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू c बाई v1 अपॉन c बाई v2 और ये डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला हमें मिला μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। समझ में आई बात? μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 और इस μ1 बाई μ2 को लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। आई बात समझ में? देखिए μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखना है, देखिए पहले कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी पहले यहाँ पे म्यू लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी बराबर पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको लिखने का तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second। आई बात समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज μ1 बाई 2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 और तीसरा फॉर्मूला हमको क्या मिला, v2 बाई v1। अब आप लोगों को कुछ याद करना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक रिलेशन बताया था C इज इक्वल टू एन लैम्डा। जब हमने लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मतलब एक इंट्रोडक्शन में बताया था आपको C इज इक्वल टू एन लैम्डा। और C क्या था यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, N क्या थी, फ्रीक्वेंसी और एक था लैम्डा। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ। C इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो जो ये C है, C क्या होता है, C एक कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहाँ पे V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो किसी भी लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, उसके सोर्स पे। मान लेते हैं हमारे पास दो बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, एक कम वाट का बल्ब है और दूसरा ज्यादा वाट का बल्ब है। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है क्योंकि वो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन
जो वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन जो सिर्फ एक ही बल्ब से आने वाली लाइट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो सकती है क्योंकि चेंज हो रहा है मीडियम। मान लेते हैं कोई भी जो रे आ रही है बल्ब से, एक ही सोर्स से जो लाइट रे आ रही है वो पहले कहाँ पे, किसी वाटर के मीडियम में ट्रेवल कर रही है और एक वैक्यूम में, तो उस मीडियम की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई, तो जो वेलोसिटी होगी वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर वेलोसिटी v2 है तो यहाँ पे अगर सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ हम मान लें λ2 और फर्स्ट मीडियम का λ1, तो वेलोसिटी यहाँ से हमें 3 रिलेशन मिल गया। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें 3 फॉर्मूले मिल गए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1। अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि अब किसको μ1 लें किसको μ2 लें, तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे जिस मीडियम से आके जिस मीडियम में जा रही है, यानी ये लाइट रे ट्रेवल होके जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यही हमें लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम यानी μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको समझने के लिए है जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसी के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ तक की क्लियर होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मिरर तो हो गया हमारा, तो फिर उसके बाद लेंस पे चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।